आप पैसे वाले परिवार में नहीं पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, पर आप पैसे वाले नहीं बने ये तो आपकी गलती है। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच एवरीबडी इज डूइंग टुडे। बिकॉज देखो, आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे, समझो आपने 1000 रुपए का म्यूचुअल फंड आज खरीदा, वो अगले साल 2000 नहीं होगा, पर अगर आपने अपनी सैलरी पे मतलब अपने आप पे इन्वेस्ट किया तो आपकी 25,000 की सैलरी 50,000 हो सकती है। जो अभी 1-2 साल ही मार्केट्स में आए हैं, इन्वेस्ट करने लगे, उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? बिना कुछ किए आपका 1 करोड़ 32 करोड़ बनने वाला है। सर, आपका पहला करोड़ कब टच हुआ और फिर वहां से कैसे मल्टीप्लाई हुआ? मेरी एसआईपी जाती है करीबन 4 लाख रुपए महीना, और जब मैं 25 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा तो मैं महीने का आराम से 12-13 लाख रुपए निकालूंगा, और वो 12-13 लाख रुपए मैं जिंदगी भर निकालूंगा। और उसके बावजूद भी हर 10 साल में 2 से ढाई गुना मेरा कैपिटल हर 10 साल में बढ़ जाएगा, इवन आफ्टर विड्रॉल ऑफ 6%। तो ये कैसे मुमकिन है? हेलो संजय सर, मैं आजकल जब भी यूट्यूब खोलता हूँ तो आप मुझे दिखते हो, और वो मैंने जानबूझ के किया। और उसी के साथ साथ मतलब म्यूचुअल फंड्स पे पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग यू, जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर रहे हो और बता रहे हो कि ये काम जनता भी म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे बना सकती है। हमने रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स के ऊपर काफ़ी पॉडकास्ट किए, उसमें हमने जो भी गेस्ट इनवाइट किए उनकी जर्नी शेयर की, तो मोस्ट ऑफ द गेस्ट के केस में ये था कि उनके पास एक डिसेंट कॉर्पस था या एसआईपी के लिए एक डिसेंट फ्लो था, जिसकी वजह से वो अपना जो कॉर्पस है वो बिल्ड कर पाए और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर पाए। फिर लोगों का आता है कि ये चीज़ तो सभी के पास नहीं हो सकती, गिवन है हमारी कुछ 30,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी, 1 लाख सैलरी है, तो हम इतने बड़ा अमाउंट का एसआईपी कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले शुरुआत करते कि 25-30 हज़ार जो कमाता है वो कैसे निवेश करे, कैसे इन्वेस्ट करे, या फिर वो कैसे म्यूचुअल फंड को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करे और थोड़ी वेल्थ क्रिएट कर सके। तो कुणाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अधिकांश भारत अभी उसी सेगमेंट में है कि जहाँ उनकी सैलरीज 25-30,000 है, बिकॉज इंडिया में 90% लोग हैं जिनकी सैलरीज 25,0ं से कम है। तो ओनली 10% पीपल आर एंटाइटल्ड इनफ टू अर्न मोर देन 25,000, उससे ज़्यादा उनकी तनख्वाह है। अब देखो, 25,000 जो नंबर है ना, वो थोड़ा सा रिलेटिव भी है कि अगर बॉम्बे में कोई 25,000 कमाता है वर्सेस कोई भोपाल में 25,000 कमाता है, तो ऑब्वियसली ज़मीन आसमान का डिफरेंस होने वाला है। तो जो व्यक्ति बॉम्बे में है, मेरे हिसाब से उसको म्यूचुअल फंड से पहले अपने सैलरी बढ़ानी पड़ती है। कि भाई म्यूचुअल फंड तो बाद में डालेंगे पैसा, पहले थोड़ा अपनी सैलरी बढ़ा लें, कुछ ऐसा कोर्स कर लें, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीख लें, या कोई ऐसी हाई पेइंग स्किल सीख लें जिसकी वजह से हमारी इनकम बढ़े। जैसे अब सर्च पे आप लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज सिखाते हो कि आप कुछ सीख के अपनी पैसिव इनकम बना सकते हो, साइड इनकम बना सकते हो, हसल इनकम बना सकते हो। तो एक 25,000 वाला जो मेन सिटी में, टियर 1 सिटीज़ में है, तो मुझे लगता है कि उसको निवेश के बारे में ज़्यादा अभी इमीडिएटली नहीं सोचना चाहिए। I think somebody who's drawing less than 35-40,000 rupees a month should for the moment एक बार होल्ड कर जाए। रादर अगर कुछ हो सके तो ज़्यादा कोर्सेज खरीद के अपने आप को अपस्किल कर दे इमीडिएटली। बिकॉज देखो, आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे, समझो आपने 1000 रुपये का म्यूचुअल फंड आज खरीदा, वो अगले साल 2000 नहीं होगा, पर अगर आपने अपनी सैलरी पे मतलब अपने आप पे इन्वेस्ट किया तो आपकी 25,000 की सैलरी 50,000 हो सकती है अगले साल तक। तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों का काम होता है कि म्यूचुअल फंड बेचे। मेरा काम म्यूचुअल फंड बेचना नहीं है, मेरा काम है कि मैं आपको बताऊँ राइट चीज़ क्या है। और एक 25,000 सिटी में कमाने वाले के लिए राइट चीज़ है कि पहले वो अपने आप पे निवेश करे और अपने आप को 35,000-40,000 की रेंज पे लेके जाए। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि शुरू के सालों में एक्टिव इनकम पे फोकस करो, बिल्कुल, उसके बाद वो चीज़ें पैसिव की तरफ शिफ्ट हो जानी चाहिए। मतलब एटलीस्ट आप उस लेवल पे आओ कि आप एक रिस्पेक्टेबल जीवन, बेसिक कॉस्ट तो निकाल पाओ अपनी। क्योंकि 25,000 में मुझे नहीं लगता कोई बॉम्बे दिल्ली जैसे शहर में बहुत इजीली निकाल पाएगा, उसको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। एंड मतलब माइट एज वेल लिव, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है आज, पढ़ना ईजी है, सीखना ईजी है, स्किल लेना ईजी है, तो वो लेके पहले अपनी इनकम को बढ़ाओ। बट अगर समझे कोई व्यक्ति टियर 2 सिटी में है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, वो घर से काम करता है, उसके पास मेजर कॉस्ट उसकी कवर्ड है, तो उसको मिनिमम 20% तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ओके सर, वो थ्रेशोल्ड क्या है इनकम का, कि इस इनकम के बाद उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, वो तो एज आई सेड कि अगर वो घर पे है, 25,000 भी कमा रहा है, पर वो घर पे है, उसको कोई कॉस्ट नहीं है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट जीरो है, वेल टेकन केयर है, तो देन ही हैज सम कॉर्पस लेफ्ट कि वो 5-6 हज़ार रुपये महीना आराम से निवेश कर सकता है। तो ये नंबर कितना भी ऊपर हो जाए, कल को 40,000 रुपये हो जाए तो 8,000 रुपये डाल दे, 50,000 रुपये हो जाए तो 10 रुपये डाल दे। तो इस तरीके से वो पैसे डालते रह सकता है। 20% ऑफ हिज इनकम शुड गो इन हिज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जनरली हम 50-30-20 रूल भी कहते हैं, बट 20% वो डालना चाहिए, और अगर वो और उसको बढ़ा सके तो और भी अच्छी बात है। ही शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर मनी। नाउ देखो, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, दे आर नॉट रिलेटेड टू एज, दे आर रिलेटेड टू गोल्स। तो काफ़ी लोग है ना बोलते हैं कि सर जितना मैं यंग हूँ उतना रिस्क ले सकता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं, ये गलत बात है। समझो यू आर 28 एंड आई एम 40, ओके, एंड आप एक गाड़ी लेना चाहते हो और आप 5 साल में गाड़ी लेना चाहते हो, तो 5 साल बाद आपको पैसा चाहिए। मैं 40 हूँ, मुझे रिटायर होना है 60 में, तो मुझे 20 साल बाद पैसा चाहिए। तो यंग तो आप हो, पर रिस्क ज़्यादा मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो गोल है वो 20 साल दूर है, आपका जो गोल है वो 5 साल दूर है।
तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच एवरीबडी इज डूइंग टुडे. सेकंड, एवरीबडी इज थिंकिंग इनसाइड आउट. वी हैव टू थिंक आउटसाइड इन. यानी कि हम है ना ये सोच रहे हैं कि मैं किधर पैसा डालूं. उससे पहले क्वेश्चन है मैं क्यों पैसा डालूं, मेरे को काम क्या है इस पैसे का, मेरा गोल क्या है. तो गोल मतलब मैं हमेशा कहता हूं गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम ओरिएंटेड. तो आप ये कहो कि मुझे 5 साल बाद 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है जिसके लिए मुझे 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट चाहिए. तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक गोल कि आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको 6 लाख रुपए चाहिए और आपको 5 साल बाद चाहिए. तो यू आर अवेयर नाउ कि भाई ठीक है ये मेरा गोल है. तो उसके हिसाब से फिर आप बैक प्लानिंग कर सकते हो. चलो मैं इतना पैसा इक्विटी में डालूंगा, इक्विटी में भी इतना मैं पैसिव में डालूंगा, इतना हाइब्रिड में डालूंगा. और जितना आपका ड्यूरेशन गोल का छोटा होगा उतना आप कम रिस्क ले सकते हो. अगर देखिए आज आप 5 साल का गोल है और मैं कह दूंगी आप सब कुछ ही स्मॉल मिड कैप में डाल दो और अगले 2-3 महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप 30% क्रैश कर जाए, तो पता चला 5 साल बाद आके आपका उतना ही पैसा रहेगा जितना पहले डाला था. तो ये जो आप हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप हो गया या फिर सेक्टोरल फंड्स हो गए, तो उनको आप तब लीजिए जब आपके पास लंबी अवधि हो, 7-8 साल से ऊपर आपकी अवधि हो. नहीं तो आप जनरली यू स्टिक टू पैसिव फंड्स लाइक इंडेक्स 50 हो गया, निफ्टी 50 हो गया, या फिर आपके क्या कहते हैं हाइब्रिड फंड्स हो गए, थोड़ा बहुत गोल्ड हो गया. बिकॉज गोल्ड को मैं गद्दा कहता हूँ, यानी कि मार्केट जब गिरती है तो यू नो व्हेन यू विल फॉल ऑन द गद्दे पे गिरोगे आप. तो थोड़ा बहुत गोल्ड अपने रखो. ETFs के माध्यम से आजकल निवेश बहुत ईजी हो गया है, तो आप अपना ETF परचेजेस कर सकते हो. तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स की, पहले तो अपनी तनख्वाह का 20% इन्वेस्ट करना सीखो और उसको गोल ओरिएंटेड सीखो. अगर आपने 5,000 रुपए निकाला, उस 5,000 में से हो सकता है आप 2,000 रुपए बोलो लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहा हूँ, 20 साल के लिए डाल रहा हूँ, 25 साल के लिए डाल रहा हूँ, रिटायरमेंट के लिए डाल रहा हूँ. बचा हुआ 3,000 रुपए मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को बाहर जाना है, घूमना है, गाड़ी खरीदनी है, उसके हिसाब से डाल दिया. बहुत बार लेकिन हमने देखा है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है जो आज से 15 साल 20 साल से है और उनका परसेंटेज रिटर्न्स भी जो केगर या फिर XIRR हम देखते हैं दैट इज़ ऑल्सो 18% 20%. इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका रिटर्न्स बहुत अच्छा है, बट मैंने ऐसे बहुत कम इन्वेस्टर्स देखे हैं जिन्होंने उतना पैसा बनाया या उतना कंपाउंड किया है. तो फंड्स का रिटर्न है, इंडिविजुअल का नहीं है, ऐसा क्यों? देखो फंड्स का रिटर्न इंडिविजुअल्स का नहीं है बिकॉज इंडिविजुअल्स, ये बहुत अच्छी बात, इसका ना आंसर उसने दिया था, पीटर लिंच ने. तो बिहेवियरल फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है सीखने के लिए फाइनेंस में. तो उसने कहा था वी टेंड टू कट आवर फ्लावर्स टू अर्ली एंड वाटर आवर वीड्स फॉर लॉन्ग. यानी कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो हमारे को रिटर्न्स दे रहे होते हैं, उनको हम जल्दी काट देते हैं. अरे देख यार मेरा म्यूचुअल फंड ना 30% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, चल निकाल ले, कल को मार्केट का नहीं पता. तो आप अपने फूलों को तो काट देते हो और जो फंड फंस गया, अटक गया, जहां पैसा कम हो गया, बोला ठीक है यार रहने दे यार, बाद में देखेंगे, रिकवर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा. दूसरा है कि लोग है ना कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब करते हैं. कंपाउंडिंग को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये चार्ली मंगर कहते हैं द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट. तो अब अगर आप कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब करने लग गए, अगर आपने अपने अभी जैसे मेरे को भी काफी लोग बोलते हैं सर अभी मार्केट्स ना बहुत हाई हो गई हैं, मुझे लगता है आपको अपना म्यूचुअल फंड पूरा पोर्टफोलियो खत्म कर देना चाहिए. मतलब ये मेरे को ना किसी ने 20,000 निफ्टी पे भी बोला था, 22,000 निफ्टी पे भी बोला था, अभी 25,000 निफ्टी पे भी यही बात बोल रही है. तो अगर मैं 20,000 पे बेच देता तो आज मैं 25 की रैली नहीं खा पाता. हाँ ये हो सकता है कि 25 से गिर के 24, 24 से गिर के 23.5, आधा फिर से वो 27, 28 धीरे धीरे चला जाएगा. तो आई डोंट वांट टू टाइम द मार्केट, आई वांट टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट. तो मुझे ज्यादा समय मार्केट में बिताना है क्योंकि जितना मैं ज्यादा समय बिताऊंगा उतना मेरे रिटर्न्स मल्टीप्लाई होंगे. आपने चार्ली मंगर को मेंशन किया तो उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अपने एक AGM में कही थी कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट US के कॉन्टेक्स्ट में पहला $1 लाख होता है, फिर $100,000 होता है. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको हम करोड़ मान लेते हैं, लगभग उससे है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है. सो इन दैट केस आपको क्या लगता है कि वो 1 करोड़ आने के बाद क्या मेरा डिसिप्लिन या फिर मेरा जो कंपाउंडिंग है वो और बेटर हो जाता है या फिर जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता है? देखिए उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था फर्स्ट $100,000 इज अ बिच. मतलब आपको बहुत बोलते कुछ भी करो, जो करना है करो, कॉस्ट को कट करो, अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ में रखो. एक्चुअली क्या लोगों को ना तकलीफ में रहने की आदत नहीं हुई. अब वो चाहते हैं कि उनको रहे, सब कुछ मिले भी, फिर वो फाइनेंशियली फ्री भी हो जाए. दिस इज नॉट पॉसिबल. वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. तो ये आज़ादी भी खून मांगती है. मतलब शुरू में आपके से कॉम्प्रोमाइज मांगेगी तभी जाके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होगी. तो यू हैव टू लर्न टू लिव बिलो योर मींस एंड सो ऑन. तो पहला जो करोड़ है वो किसी व्यक्ति के जीवन में 5 साल में आएगा, किसी के 7 साल में आएगा, किसी के 10 साल में आएगा, किसी के 15 साल में आएगा. आपको वो पहला 1 करोड़ लाना ही लाना है. और डिसिप्लिन 1 करोड़ के बाद नहीं आता, डिसिप्लिन 1 करोड़ से पहले ही आता है. 1 करोड़ के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है. तो डिसिप्लिन पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है. इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूं. आपके पास 1 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है. अब आप कुछ भी मत करो उस पैसे के साथ एंड लेट्स टेक अ 12% रिटर्न विच इज एवरी 6 ईयर्स वो पैसा डबल हो रहा है. रूल ऑफ 72. ठीक है, रूल ऑफ 72 के हिसाब से एवरी 6 ईयर्स वो डबल हो जाएगा. अब अपने पास 30 साल का अवधि है, 30 ईयर्स का लेट्स से टाइम है उसके बाद. अब 30 साल की अवधि में वो कितनी बार डबल होगा? 5 टाइम्स. तो विच इज 2 into 5 10.
नॉट रियली, आई थिंक पावर लगेगा शायद। यस, यहाँ पे लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, विच इज 2 raised to power 5 विच इज 32, यानी बिना कुछ किए आपका 1 करोड़ 32 करोड़ बनने वाला है, बिना कुछ किए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम तो बस वो डाउनस्ट्रीम बैठे रहो, पानी तुम्हारे को लेके चला जाएगा, तो वहां 32 करोड़ रुपए पे पहुंच जाओगे। करेक्ट। तो अगर आप इस तरीके का डिसिप्लिन रख सकते हो, तो मल्टीप्लिकेशन आपको डिसिप्लिन के बाद मिलती है, मल्टीप्लिकेशन कभी भी डिसिप्लिन से पहले नहीं मिलती आपको। तो इस तरीके से आपको अपना करियर, अपनी इन्वेस्टमेंट करियर को बनाना पड़ता है कि पहले 1 करोड़ के लिए सुपर फाइट मारो, अपने आप को डिसिप्लिन करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का बेनिफिट लो। करेक्ट। तो सर आपका पहला करोड़ कब टच हुआ और फिर वहाँ से कैसे मल्टीप्लाई हुआ, और अभी क्या नंबर पे हो और क्या नंबर आप देख रहे हो आपके रिटायरमेंट एज तक से, फॉर एग्जाम्पल? तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं ब्रॉडली सारे काउंट्स पे अपने आप को मानता हूं कि मेरे को नॉलेज है। तो मेरा अभी का जो काउंट है वो मेरे म्यूचुअल फंड्स में मिला के करीबन 6.25 साढ़े 6 करोड़ के रेंज में। करेक्ट। और उसके अलावा जो मेरा फर्स्ट करोड़ हिट हुआ था, वो हिट हुआ था व्हेन आई वाज राउंड अबाउट 32-33, दैट इज 7 years बैक, ठीक है। Okay. और 7-8 साल पहले हिट हुआ था, और 7-8 साल में वो नंबर बढ़ गया बिकॉज मेरी एसआईपी का क्वांटम बहुत बड़ा है। करेक्ट। मैंने एसआईपी अगर करीबन 7-8 साल 8-9 साल पहले जब चालू की थी तो वो थी 30,000 रुपये महीना। आज मेरी एसआईपी जाती है करीबन 4 लाख रुपए महीना। Okay. तो मैं आज 50 लाख रुपए साल की टोटल एसआईपी SIP कर रहे के हो। इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम माई अदर ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स जो अलग चलती है। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो मेरा सम टोटल मतलब 6 लाख रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट होता है, 72 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूँ। सो इन दिस केस मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक हमेशा से टारगेट रहा था, जब से मैंने एसआईपी चालू की थी, वो थी कि बाय द टाइम आई एम 50 आई नीड टू सी 25 करोड़ इन माई बैंक अकाउंट। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो अचीव कर लूंगा, क्योंकि आज अगर मैं 6.5 करोड़ पे हूँ और मैं वही लॉजिक लगाता हूँ, अगर मेरे 50 जाने तक 2 बार भी कंपाउंडिंग हो जाती है तो 2 बार कंपाउंडिंग होगी तो ये नंबर 26 वैसे ही हो जाएगा। करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैं थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट भी कर करोगे, रहा हूँ, वो अलग right. चीज़ है। तो मोटा मोटी मैं वहाँ पे जहाँ पे जाना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। अब मज़ा कब आएगा पता है? मज़ा तब आएगा जब मैं उसमें से पैसा निकालना चालू करूंगा, और जब मैं 25 करोड़ पे पहुँच जाऊंगा तो मैं महीने का आराम से 12-13 लाख रुपए निकालूंगा, और वो 12-13 लाख रुपए मैं जिंदगी भर निकालूंगा। और उसके बावजूद भी हर 10 साल में 2 से 2.5 गुना मेरा कैपिटल हर 10 साल में बढ़ जाएगा, इवन आफ्टर विड्रॉल ऑफ 6%। तो ये कैसे मुमकिन है? देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके फादर बहुत एविड इन्वेस्टर हैं रादर सॉरी, एंड ही इन्वेस्टेड इन अ फंड विच इज कॉल्ड, दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। काफ़ी अच्छा फंड था वो, मेरे पास भी उसके यूनिट्स हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत समय पैसा डाला, एंड 10 years बैक अक्टूबर 2014 ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, इन गवर्नमेंट सर्विस में थे। एट दैट टाइम व्हेन ही रिटायर्ड, उस फंड के अंदर उनके पास 1 करोड़ रुपए था। ओके। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से उनके पास करीबन 95,000 यूनिट्स थे। उन्होंने ये तय किया कि मैं इस 1 करोड़ में से पहले साल में 6 लाख रुपए निकालूंगा, व्हिच इज 50,000 अ मंथ। आई विल गिव माई सेल्फ अ सैलरी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट एवरी ईयर मैं 7% उसको बढ़ाता रहूंगा। तो ये उन्होंने एक रूल सेट कर दिया। अब आप मजेदार बात देखो, 50,000 अगले साल 53,500, उसके अगले साल 7% उसका, ऐसे चलता रहा। राइट। ही स्टार्टेड विद 1 करोड़ 95,000 यूनिट्स। कोविड भी आया, फ्लैट मार्केट भी आई, अप मार्केट भी आई, सब कुछ आ गया, ठीक है। आज तक पिछले 10 साल में वो उस कैपिटल में से करीबन 80 लाख रुपीस निकाल चुके हैं। तो 1 करोड़ था, 80 लाख निकाल चुके। ये रियल टाइम है, असम्पशन नहीं है, रियल है, रियल मतलब इसके पूरी एनएवी सामने है, ठीक है। बीच में ये फंड कोविड में 76 लाख का रह गया था, जब कोविड का क्रैश 2 महीने दम आया था। आज उस पे से 80 लाख रुपए निकल चुके हैं। प्रेजेंटली ही इज विड्रॉइंग 85,000 रुपीज फ्रॉम इट पर मंथ, जो 50,000, क्योंकि वो 7% एस्केलेशन होता है। ही इज लेफ्ट विद 55,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट वो खा चुके हैं, और वो 55,000 यूनिट्स की वैल्यू 3.25 करोड़ है। तो मतलब 10 साल में 2.5 गुना से भी ज्यादा तेज बढ़ा है। तो अगर मैं वही असम्पशन लेता हूँ ब्रॉडली, उससे भी खराब लेता हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि मैं एक तो हर साल अपना 12 लाख रुपए का कैपिटल के विड्रॉल से स्टार्ट करूंगा, 7% उसको इंक्रीज करूंगा, और फिर भी जो मेरा 25 करोड़ है वो 10 साल बाद 50 करोड़ होगा, और उसके 10 साल बाद वो 100 करोड़ होगा। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आपका सर इसमें एंड गोल क्या है, मतलब कहाँ तक जाना है? नहीं देखिए, मेरा कोई एंड गोल नहीं है। मेरे को था कि मैं 50 साल की उम्र पे रिटायर होना चाहता हूँ। मैं तब तक एक्टिव हूँ, मुझे पता है मेरे में कमाने की क्षमता है, तो मेरे बच्चे की एजुकेशन, ये सब चीज़ें मैंने फैक्टर करके रखी हुई हैं। मैंने एक फंड मेरे बेटे के एजुकेशन के लिए भी बनाया हुआ है। व्हेन ही टर्न्स 18 ही विल गेट दैट मनी व्हिच विल बी इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2 करोड़ रुपीस। अब उसको जो करना है उससे करे, उसे पढ़ाई करना है, उसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, दिस इज चॉइस, वो जो करना चाहता है उस टाइम पे। आजकल के बच्चे शायद उतना रुझान नहीं रखते पढ़ाई की तरफ। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मनी इज अवेलेबल टू मी, और मेरे को उसमें से हर महीने एक SWP जिसे हम कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसे मैं मुफ्त की सैलरी कहता हूँ, और विद इंक्रीमेंट। ना मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ना मेरे को ऑफिस में रिपोर्ट करना है, ना मेरे को बॉस की चीची पैपा सुननी है, और हर साल मुझे बिना बॉस के साथ लड़े 7% इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा।
विच इज़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड। राइट। तो इस तरीके की मैं अपने लिए एक मनी प्लांट लगाना चाहता हूँ। ये मनी प्लांट मेरे को जीवन भर पैसा दे, ग्रो करता रहे उसके बावजूद भी, और उसके बाद मेरे बेटे को भी पैसा दे। ऑफ द कैमरा अपने एक स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, आपने जैसे एक स्टोरी बताई आपके फ्रेंड के फादर की, वो तो स्टोरी हो गई बहुत अच्छी सी SWP के बारे में, जो बहुत लोग अभी तक यूज़ करना स्टार्ट भी नहीं किया नहीं किए इंडिया में। होंगे, हाँ। वैसे ही लेकिन आपने एक वॉचमैन की स्टोरी बताई थी कि हाउ ही बिल्ट वेल्थ यूजिंग म्यूचुअल फंड्स, तो आई थिंक वो स्टोरी काफ़ी हेल्प करेगी और काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेगी कि हाँ भले मेरा बेस छोटा हो बट स्टिल आई कैन यूज़ दैट बेस टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और मैं थोड़ा सा अच्छा पैसा बना सकता हूँ वैसे। देखिए, रोनाल्ड रीड नाम था उनका, और इसका जिक्र जो है वो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में किया गया, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक रिटन अबाउट मनी। एंड उन्होंने, वो जैनेटर थे, झाड़ू पोछा मारते थे, एंड उनको थोड़ा सा पैसा बचता था, यूएस में थे वो। उस पैसे से, जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 का पैसिव इंडेक्स फंड होता है, वहाँ का S&P 500 है, करेक्ट। तो S&P 500 का फंड खरीदते थे हर महीने जाके। अब अपने यहाँ कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास 200 300 500 रुपये बचता हो महीने का, जो लोअर कैटेगरी से हो, तो वो कोशिश करेगा मैं जाके कोई ना कोई लॉटरी की टिकट खरीद लेता हूँ। तो ही विल गो एंड बाय लॉटरी टिकट एवरी मंथ, ठीक है। ही लूज, नेक्स्ट मंथ ही ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करेगा, फिर से हारेगा। नाउ दिस गाय वाज नॉट ट्राइंग लॉटरी कैटेगरी, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। बाय द टाइम ही वेंट अवे, मतलब काफी साल उन्होंने इन्वेस्ट किया, 50+ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट था उनका। He had a corpus of $8 million. $8 million. $8 million, Wow. which got him to the top 1% net worth in the country. Oh. यूएस में अगर आप टॉप 1% में $8 million हो तो आप टॉप 1%। कौन से, मतलब काफी पहले की बात होगी ये? हाँ, मतलब जब वो रिटायर हुए उसके Right. आसपास की ये बात थी, और उन्होंने 45-50 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया था। Oh. जस्ट इमेजिन कि एक व्यक्ति जो इतना पुअर है वो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर गया। तो अगर आपको जनरेशनल वेल्थ, देखिए आप पैसे वाले परिवार में नहीं पैदा हुए, ये आपकी गलती नहीं है, पर आप पैसे वाले नहीं बने, ये तो आपकी गलती है। Correct. और इसमें आपको बहुत ज़्यादा हो हल्ला करने की भी जरूरत नहीं है। आराम से, शांति से, एक कंट्री हमारी ग्रोइंग कंट्री है, उस कंट्री में आप पैसा डालते रहिए, यू विल डेफिनेटली मेक मनी। कैसे होगा नहीं पैसा बनाओगे? राइट। और म्यूचुअल फंड्स में खाली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक ऑप्शन है, या फिर आप दूसरे एसेट क्लासेस भी एक्सप्लोर करते हो, डेट भी एक्सप्लोर करते हो, गोल्ड भी करते हो, या फिर जो और अलग तरह के फंड्स होते हैं वो भी करते हो? देखिए, म्यूचुअल फंड, अगेन मैंने बताया ना कि जो आपका क्वेश्चन है वो इनसाइड आउट है, हम्म। क्वेश्चन शुड बी आउटसाइड इन, कि मेरा गोल क्या है। अगर मेरा गोल छोटा है, छोटे ड्यूरेशन का है, तो मेरे को सब चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं प्योर इक्विटी कर ही नहीं सकता। Right. देखिए, 2020 से लेकर 2024-25 तक एक अच्छी बुल रन रही है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में पटक देना चाहिए, पैसा डबल हो ही जाएगा। बहुत लोग मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं, सर इतना पैसा, इतना रिटर्न तो म्यूचुअल फंड दे देता है। मैंने भाई 2 साल में दे रहा है, 3 साल में दे रहा है, जरा लगाओ 12 साल 13 साल में, फिर देखो क्या होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन 12-13% फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड, एंड दैट ऑल्सो ओवर अ 10-year होराइजन। अगर आपके गोल्स छोटे हैं तो आपको ये सारे म्यूचुअल फंड्स, जैसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 35% तक जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है वो डेट में निवेश करता है। देन देयर इज लिक्विड फंड, गिल्ट फंड होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाला जाता है, गोल्ड के ETFs होते हैं जिसमें गोल्ड को अंडरलाइन रख के डाला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको अपने बास्केट में एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर गोल एंड हाउ मच टाइम यू आर रेडी टू गिव टू दैट गोल। तो सर म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत लोग ये लिखते हैं, जिसको मैं पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं पॉसिबल है, कि अगला जो स्कैम आएगा वो शायद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आ जाएगा। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस बात में, या फिर कितना पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, व्यूज़ के लिए तो अच्छी चीज़ है ये यूट्यूब पे, अगर आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे व्यूज़ चाहिए, बिकॉज जब आप 25,000 करोड़ रुपया महीने का कहीं जा रहा हो और आप उस पूरे इकोसिस्टम को स्कैम बोल दो, यानी 3 लाख करोड़ साल का, तो मतलब देन यू विल डेफिनेटली गेट व्यूज़, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड्स पैसा डाल कहाँ रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स पैसा डाल रहे हैं स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स किस में डाल रहे हैं? रिलायंस में डाल रहे हैं। अब मैं आपको मजेदार बात कहता हूँ, सब लोग मिड स्मॉल कैप फंड कहते हैं। आप है ना, कोई भी स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओपन कर लो, उसमें टॉप 3 स्टॉक्स में 95% चांस है कि रिलायंस होगा। HDFC बैंक, रिलायंस। स्मॉल कैप फंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जो पैसा इस टाइम पे आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के पास, उतनी इक्विटी नहीं है मार्केट में कि वो स्मॉल कैप के स्टॉक्स खरीद पाए। रादर आज जो सिचुएशन है उसमें यह है कि बड़ी कंपनियों को, अच्छी कंपनियों को IPO लाना चाहिए, क्योंकि उससे लिक्विडिटी क्रिएट होगी नए स्टॉक्स के लिए। नहीं तो अब वही घिसे पिटे वही पुराने गाने बज रहे हैं अपने इसके म्यूचुअल फंड्स के लिए। इसलिए बहुत बार आई थिंक ऐसा भी होता है कि कोई जना 10 इक्विटी स्कीम लेके बैठा है, तो उनके जब हम पोर्टफोलियो देखते हैं, स्टॉक्स देखते हैं, तो करीबन 70-80% ओवरलैप ही होता है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, क्योंकि ऊपर के जो स्टॉक्स है वो मोस्टली सब में सेम ही आ जाते हैं। तो इंडिया में जो IPO का कल्चर आ रहा है अभी, तो आपको क्या लगता है कि कितनी ऐसी कंपनियां उभर के आएगी जो एक्चुअल में ऐसी IPOs ला पाएगी, जिसमें जो इन्वेस्टेबल होगी म्यूचुअल फंड्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी?
देखिए सक्सेस रेट तो हमेशा कम ही होने वाला है, बिकॉज ये बहुत सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट गेम है। राइट। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, फिर उसको प्रॉफिटेबली बिल्ड करना, फिर उसको कंटिन्यूसली सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल रखना एक इतना इजी काम नहीं है। बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं, बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होंगी और बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होकर धम करके नीचे भी गिरेंगी। तो आई थिंक बट एक चीज़ ज़रूर होने वाली है कि इंडिया के एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। काफ़ी लोग जो है अब पैसा जो है डालने को तैयार हैं। आज हम एसएमई आईपीओज में देखते हैं कि 400 गुना ओवर सब्सक्राइब, 500 गुना ओवर सब्सक्राइब, बिकॉज इतनी हंगर है इन्वेस्टर्स में। वो चाहते हैं कि आज हम वो कंपनियां पकड़े जिनका मार्केट कैप 50 करोड़ 100 करोड़ है, क्योंकि वो कल को 10,000 करोड़ की कंपनी बन बन सकती सकती है। है। पर एक रिलायंस जो है वो 100 गुना नहीं हो सकती, या फिर एक एचडीएफसी बैंक 100 गुना नहीं हो सकता। वो आपके लिए वैल्यू स्टॉक्स है कि धीरे 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 महीने साल का 12-14-15% वो ओवर अ लॉन्ग फॉर्म दे देते हैं, लॉन्ग टर्म दे देते हैं। डेफिनेटली मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आएंगी। एफआईआईज को नया नया सामान मिलेगा खरीदने को। अब बड़ी बड़ी कंपनीज और भी लिस्ट होंगे, अभी Hyundai भी आ रहा है और भी स्विगी आ रहा है अपने आईपीओ को लेके। तो एक गार्डगिल करके बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी है, पिछले 3 जनरेशन से उनका बिजनेस चल रहा है, तो वो लोग अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं $1 बिलियन वैल्यूएशन पे। तो काफ़ी इंडियन हाउसेज जो बहुत पैसा कमाते हैं पर जिनका नाम भी नहीं सुना हमने, वो अब अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि यही अभी नेक्स्ट ड्राइवर है ग्रोथ के हमारे। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो चांसेस है कि जितने आईपीओज आएंगे और अच्छे आईपीओज आएंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो हमेशा रिलायंस या एचडीएफसीज ऑफ द वर्ल्ड को नहीं चेस करेगा। बिल्कुल ये होने ही वाला है। रिलायंस और एचडीएफसी कितना ही रिटर्न दे देगा, और एक पॉइंट के बाद फटीग आ जाता है, तो वो फटीग आ चुका है मेरे को लगता है उन स्टॉक्स में। अब उनका राइज करना उस स्पीड में बहुत डिफिकल्ट है मोमेंटम में। और आपने जैसे एफआईआई डीआईआईएस की बात की, मतलब पहले बहुत ज़्यादा इंडिया में होता था कि बाहर का पैसा जब आ रहा है तो मार्केट बढ़ रहा है, बाहर का पैसा जब निकल रहा है तो मार्केट एकदम से टूट रहा है। आज के टाइम पे बाहर का पैसा कब चला जाता है इंडिया से हमें पता भी नहीं चलता है, और हम देखते हैं कि मार्केट स्टेबल रहेगा या फिर एकदम थोड़े से गिरे। तो क्या हमारी डिपेंडेंसी बाहर के पैसों से एकदम ही खत्म हो जाएगी या फिर इट विल स्टे? नहीं देखिए, बिल्कुल तो नहीं मैं कहूँगा कि खत्म हो जाएगी। येस, हमारे में रेजिलियंस बेटर हो चुकी है। अब है ना, फॉर्म ऑफ मनी विल चेंज वेरी इंटरेस्टिंगली। देखो अभी तक क्या हुआ, एफआईआईज ने पहले पैसा डाला था, आज एफआईआईज एग्जिट ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने बना लिया 5-6-7 गुना अपना पैसा कर लिया पिछले 5-10 सालों में, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। अब वो क्या कर रहे हैं, वो माल किसको बेच रहे हैं, वो इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को बेच रहे हैं। कैसे? या तो डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अब पैसा वापस किसके पास आ रहा है, एफआईआई के पास आ रहा है। अब वो इंडिया मार्केट में वापस डालना चाहते हैं, तो कैसे डालेगा, आईपीओ के थ्रू डालेगा। तो अब जितने भी नए प्रमोटर्स आएंगे, या जो नए प्रमोटर्स नहीं मतलब ओल्ड प्रमोटर्स बट हु विल कम टू द मार्केट द फर्स्ट टाइम, दे विल हैव अ वेरी बिग इनफ्लो फ्रॉम एफआईआईज। और अगर आप सारे आईपीओज देख लो तो सारे आईपीओज में एफआईआईज का इनफ्लो बहुत सॉलिड हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना कैश आउट कर लिया था एक लेवल पे। तो जैसे एक कंपनी है एपीएल अपोलो, उसने 2019 से 2024 में करीबन 10 गुना रिटर्न्स दे दिया, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। 30% प्लस का सीएजीआर है। अब अगर 2019 में उस कंपनी में एफआईआईज ने एंट्री लेनी चालू करी थी, ओके, ठीक है, तब तक वो एफआईआईज की नज़र में आया नहीं था। अब वो एफआईआईज की नज़र में आ गए। जैसे वो एफआईआईज की नज़र में धूम, उनका जो ग्राफ है वो 10x हो गया। अब क्या होगा, एफआईआईज बेचेंगे माल, क्योंकि उन्होंने एक ठीक ठाक रैली खा ली है। अब वो जो पैसा निकलेगा, जो बढ़ के निकलेगा, वो कहाँ आएगा, वो नई कंपनीज में जाएगा। वो नई कंपनीज कौन सी होंगी, जो लिस्ट होंगी अभी, जिनमें वैल्यूएशन अच्छी होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, बिजनेसेस अच्छे होंगे, उसमें पैसा जाएगा। सो दिस इज व्हाट विल हैपन। एंड एक चीज़ जो जैसे ये चीज़ें आपने बहुत लंबे समय मार्केट में बिता के सीखी है, हम जैसे लोगों के लिए जो अभी 6-8 साल से मार्केट में है या फिर और भी पहले पकड़ लेते जो अभी 1-2 साल ही मार्केट्स में आए हैं इन्वेस्ट करने लगे, उनके लिए आप क्या सलाह दोगे या टिप दोगे कि उनको ये फॉलो करना चाहिए ताकि जो आपने 15 साल में सीखा शायद वो 2 साल 3 साल में सीख ले? पहला टिप तो है, टिप से दूर रहो। तो सबसे पहले टिप तो वही कहूँगा कि टिप देने वाले बहुत है मार्केट में, तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। बोरोड इंटेलिजेंस पे काम मत करो। मैं देखिए, हो सकता है कुणाल बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, यू नो ही हैज़ पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, उन्होंने सीखा, और मैं अचानक से कुणाल बन जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो हर व्यक्ति की अपनी जर्नी होगी, तो यू हैव टू लिव दैट जर्नी। मार्केट में आप लॉस लेने ही वाले हो, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है इस पूरे धरती पे कोई आदमी ये कहता है कि मैंने मार्केट से लॉस नहीं लिया, इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट, उनके भी कुछ बेट्स गलत गए। पर लॉस लेने के बाद अगर आप एक्शन नहीं लेते तो वो लॉस है, पर अगर लॉस लेने के बाद आप एक्शन ले लेते हो तो वो फीस है। तो द डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड फीस इज ओनली दैट मच कि आप कुछ एक्शन लेते हो कि नहीं लेते। तो मार्केट्स विल टीच यू, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द मार्केट्स, एंड मार्केट्स विल मेक यू हम्बल। आप एंट्री मारोगे एकदम पुष्पा की तरह, गया है मैं झुकेगा नहीं साला, और वहां पे मार्केट बाद में जब 2 बार थप्पड़ मारेगी तो फिर आप बोलो हाँ ठीक है यार, मतलब ओके आई अंडरस्टैंड, मैं कर लूंगा। मतलब यू कैन नॉट फाइट द मार्केट, इट्स ह्यूज।
और ना वो आपके हिसाब से चलने वाली। तो व्हाट यू कैन डू इज वट एवर इज इन योर कंट्रोल। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, सही स्ट्रैटेजी सीखो, सही सेट ऑफ लोगों के साथ काम करो, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अपने क्या कहते हैं मेंटालिटी पे काम करो, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करो, और उसके बाद फिर आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन सकते हो। ऐसा नहीं आप नहीं बन सकते। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखो, इन्वेस्ट करते रहो। ये सबसे मत डरो कि मार्केट क्रैश कर गई, बहुत बढ़ गई। ये सबसे ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, ये सब चलता रहता है। एक लॉन्ग होराइजन का व्यू रखो और अपने लिए एक अच्छी जनरेशनल वेल्थ को बिल्ड करो। दिस इज इट। इसके अलावा कोई ज़्यादा पंटरबाजी करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेसिक चीज़ें करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है। यस। राइट, थैंक यू सो मच संजय। आई थिंक हमारे जो जो क्वेश्चंस थे, जो हमारी ऑडियंस हमको पूछती थी म्यूचुअल फंड्स के अराउंड, वो काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और अच्छा पॉडकास्ट था ये हाँ। जो मैंने अब तक कंडक्ट किया उसमें से, बिकॉज हमने उन क्वेश्चंस पे फोकस किया जो लोग पूछते हैं हमसे, ना कि उन क्वेश्चंस पे जो कि मेरे माइंड में रहते हैं या फिर Sure. हमारी टीम सोचती है। Sure. सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ऑफिस में हो पिछले 4 दिन से। हम एक कोर्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ, हमने पॉडकास्ट भी किया और भी हम पॉडकास्ट करेंगे, वीडियोस करेंगे। बट इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू हैव यू इन द ऑफिस फ्रॉम द पास्ट 4 days एंड फॉर द नेक्स्ट 2 days मोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुणाल। वैसे आपने सही कहा, ये पॉडकास्ट बहुत छोटा था, जनरली इतने में तो मैं वार्म अप करता हूँ। बट गाइस, थैंक यू सो मच एंड इट्स बीन अ प्लेजर बीइंग हियर एट अपसर्ज।